हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आपकी आंसर की आ चुकी हैं। तो जिन बच्चों ने भी चेक नहीं करी है, एक बार जाके चेक कर लेना। और आज मैं तुम्हें जो मॉर्निंग का जो शिफ्ट था उसका पार्ट 1 करा रही हूँ, जहाँ पे 20 सेक्शन के जो क्वेश्चन आए हुए थे वो मैं यहाँ पे कंप्लीट कराने वाली हूँ। कोशिश करूंगी जितने पॉसिबल हो मैं आज इतना करा दूँ। उसके बाद पार्ट 2 रिलीज होगा, जहाँ पे जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो वहाँ पे रिलीज करते जाएंगे। तो तो अगर मैं फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तो तुम्हारे यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं, जहाँ पे सुबह एक क्लास जो होती है 10:30 पे होती है, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व कराए जाते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने वो क्लासेस ज्वाइन नहीं करी है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब पे एक 4 बजे क्लास होती है, जहाँ पे मैं आपको पूरा टॉपिक जो है वो कवर कराती हूँ। उसके बाद अनअकैडमी ऐप पे भी आप स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं करी हैं, तो ये बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस अगर बच्चों को ज्वाइन करनी है तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हो, KUM 10। इसको अप्लाई करने से आपको फ्री क्लासेस का एक्सेस मिल जाता है। तो आपको वहाँ पे कुमकुम 10 अप्लाई करना है। उसके बाद कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर लेना है। तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। सो फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर सकते हो। अगर मैं प्लस की बात करती हूँ तो बेटा जिन्होंने प्लस अभी क्लासेस नहीं लेना स्टार्ट करा है और अभी उन्हें लगता है कि उन्हें लेनी चाहिए, तो ये जो कोर्सेज होते हैं बेटा ये रेगुलर होते हैं। आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे पढ़ाया जाता है। आपका पूरा कोर्स जो है यूनिट वाइज यहाँ पे कंप्लीट कराया जाता है। नोट्स भी आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, टेस्ट सीरीज चलती रहती हैं, आपकी क्विज सेशन यहाँ पे चलते हैं, आपका यहाँ पे डाउट सेशंस भी होते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा इशू आता है कि आपको कोई भी चीज़ जो है समझ में नहीं आ रही है, तो आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज या फिर क्विज के थ्रू समझ में आ जाती है। और अगर कोई डाउट रह जाता है फिर जो टीचर्स है आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद ये जो प्लस कोर्सेज की अगर बात होती है बेटा, तो जितने भी आपके टॉप एजुकेटर्स हैं आपको सबकी यहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती हैं। तो जितने भी एजुकेटर्स हैं, चाहे टॉप एजुकेटर्स हैं या फिर तुम्हारे कोई भी एजुकेटर्स हैं जो CSI UGC नेट पे पढ़ाते हैं, आपको सबकी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। और अब नॉर्मली तुम्हारे दिन में 15 से ज़्यादा तुम्हारी लाइव क्लासेस होती हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं। तो अगर आपको ये ज्वाइन करनी है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसके लिए लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। तो जिन बच्चों ने भी आगे वाले नेट के लिए प्रिपेयर करना है वो 6 मंथ्स का ले सकते हैं, 12 मंथ्स का ले सकते हैं, 24 मंथ्स का ले सकते हैं। तो जो भी बच्चे आगे वाले CSI के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो 12 मंथ्स का आई थिंक ज़्यादा बेटर है, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक रेफरल कोड आपको यूज़ करना होता है, वो है कुमकुम 10, KUM 10। नॉर्मली आपको 11,550 पे करना था, उसके बाद आपको 10% के बाद में वो 10,395 को पे करना होता है। आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है, तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, EMI के थ्रू कर सकते हो, UPI हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। तो आप जैसे चाहे यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाता है। आपको सिर्फ ये जो अमाउंट है बेटा वो इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो जिन बच्चों ने भी अपनी क्लासेस अगर ज्वाइन करनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अनअकैडमी पे अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSI या UGC नेट के एजुकेटर्स हैं आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, ये है तुम्हारा पहला वाला क्वेश्चन जो आया हुआ है तुम्हारी मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, ये मॉर्निंग शिफ्ट का है तुम्हारा क्वेश्चन। इफ यू रिक्वायर टू जनरेट एनर्जी इन द टी सेल, ENERGY है, ये वो वाला एनर्जी नहीं है। इन द टी सेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल यू यूज। तो बेसिकली एनर्जी का मतलब होता है जब टी सेल का बेटा फॉर्मेशन हो रहा होता है। बेसिकली जब टी सेल्स तुम्हारी जनरेट हो रही होती हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, T cell energy is a tolerance mechanism in which the lymphocyte is intrinsically functionally inactivated। मतलब अभी कोई भी एंटीजन से उसका एनकाउंटर नहीं होता है। जब तक एंटीजन से एनकाउंटर नहीं होता है तब तक टी सेल एनर्जी वाला जो प्रोसेस है वो चलता है। Stimulate the naive T cell with antibodies that bind both T cell and the CD8। देखो CD28 जो मार्कर है वो बाद में आता है, ये मार्कर से पहले बाइंड नहीं कर सकता है। पहले नॉर्मली क्या करेगा, टी सेल रिसेप्टर से बाइंड करेगा। जो टी सेल के पास में रिसेप्टर होगा वहाँ पे जो नेव टी सेल होगा वो एंटीबॉडीज के साथ में बाइंड करेगा, सिर्फ टी सेल रिसेप्टर को यूज करेगा। अभी मार्कर्स जो वगैरह होंगे वो अभी नहीं आएंगे। तो ये चीज याद रखनी है। तो ये जो आंसर है इसका बेटा सेकंड है, तो जिन्होंने लगाया है वो अपना चेक कर लो। Stimulate the naive T cell with antibodies that bind only the T cell receptor। तो आंसर जो होगा सेकंड विल बी राइट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा Which one of the following plant homeotic genes does not encode a METS, a domain transcription factor involved in the plural organ specification?
अच्छा, ये जो क्वेश्चन है नॉर्मली ये है, किसी बच्चे ने आई थिंक मुझसे पूछा था तो मैं उस टाइम पे समझ नहीं आई थी, तो इसमें बोला है कि प्लांट होम्योटिक जीन डज नॉट एनकोड मेड्स डोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जो मेड्स डोमेन जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसको एनकोड नहीं करता है बेटा। तो अगर मेड्स डोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की मैं बात करती हूँ, तो फ्लोरो ऑर्गन स्पेसिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जितने भी जीन्स होते हैं वो तुम्हारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज के लिए। लेकिन एक ऐसा तुम्हारा प्लांट होमेटिक जीन जो तुम्हारा एमएड्स डोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एनकोड नहीं करता है, वो होता है बेटा AP2। AP2 होता है, AP1 नहीं होगा, AP3 P1 नहीं होगा, तुम्हारा AG नहीं होता है, एगमस जो होता है वो तुम्हारा वो प्लांट होमेटिक जीन नहीं होगा जो मेड बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एनकोड नहीं करेगा। तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर जो होगा फर्स्ट विल बी राइट वन, तो पहला होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तुम्हारा which one of the following amino acids is characteristic of and is conserved in the response regulator of the plant two cell component system? तो बेसिकली मैंने तुम्हें समझाया था टू कंपोनेंट सिस्टम। आई थिंक जब तुम्हें थायरिन हार्मोन पढ़ाया था, जब तुम्हें साइटोकाइनिन पढ़ाया था, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था टू कंपोनेंट सिस्टम। जिसमें क्या होता है, हिस्टीडीन काइनेज होता है बेटा। हिस्टीडीन काइनेज होता है एक सेंसर प्रोटीन की तरह यहाँ पे काम करता है, जो सेंस करता है उस हार्मोन को प्रॉपर्ली। अब इसमें बोला गया है विच वन फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंड इज कंजर्व्ड इन रिस्पॉन्स रेगुलेटर बेटा। तो अगर सेंसर प्रोटीन आता तो तुम्हारा हिस्टीडीन काइनेज होता, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्स रेगुलेटर दे रखा है बेटा। तो तुम्हें पता होना चाहिए टू कंपोनेंट सिस्टम में क्या था, तुम्हारा हिस्टीडीन काइनेज ऐसे आता था जो तुम्हारा एक सेंसर प्रोटीन की तरह यहाँ पे काम करता था। उसके नीचे क्या आता था, डी आता था। ठीक है, डी आता था which we call aspartate. Now this aspartate amino acid is the one which basically conserved in the response regulator part। तो ये जो होगा स्पार्टिक एसिड हो जाएगा। तुम्हारा हिस्टेडीन काइनेज जो होता तब तुम्हारा सेंसर आता। तो ये दोनों तो पॉसिबल थे ही नहीं, तो इन दोनों में से खेल खेलना था। तो हिस्टेडीन वाला तो बिल्कुल गलत हो जाता, तो आंसर जो होता था ए विल बी योर राइट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a stoichiometric mixture of the alpha and the beta anomers of the D glucose and water exhibit। तो स्टोइकोमेट्रिक मिक्सचर की बात करते हैं अल्फा बीटा एनोमर्स की, जो डी ग्लूकोज की मैं बात करती हूँ। तो यहाँ पे देखा है नो ऑप्टिकल एक्टिविटी एज ए फॉर्म रेसिमिक मिक्सचर। नहीं बेटा, ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, पूरा प्रॉपर्ली मूवमेंट होता है। अगर तुमने देखा हो जो अल्फा फॉर्म होती है बेटा, जैसे कि मैं ग्लूकोज बनाती हूँ ये वाला, ठीक है, ये ग्लूकोज बनाती हूँ, तो अगर OH नीचे होता है बेटा, इसके तुम्हारा डिपेंड करेगा कि तुम्हारा अल्फा है बीटा है, तो अल्फा इस कंडीशन में हो जाएगा। अगर OH की जो ओरिएंटेशन होती है अगर अपर साइड में होती है तो बीटा हो जाता है। तो अगर कोई भी तुम ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी जाती है। तब तुम कोई भी यहाँ पे करो तो रेसिमिक मिक्सचर नहीं फॉर्म होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगी, होगी ऑब्वियसली। यहाँ पे दे रखा है नो ऑप्टिकल एक्टिविटी एज अल्फा एंड द बीटा एनोमर्स इन द लीनियर फॉर्म दैट आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। नहीं बेटा, ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होते, क्योंकि इनके पास में काइरल कार्बन होता है। अगर काइरल कार्बन है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी मिलेगी। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं था कि यहाँ पे नो ऑप्टिकल एक्टिविटी होता। तो तुम अगर देखोगे तो यहाँ पे भी नो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी नो ऑप्टिकल एक्टिविटी है। एज अ साइन ऑफ द ऑप्टिकल रोटेशन आर अपोजिट एंड दे कैंसिल ईच अदर। कैंसिल तो करते हैं, कैंसिल मतलब वैसे कैंसिल नहीं करेंगे तो, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी जरूर देखने को मिलेगी। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये एक एक्सप्लेनेशन जो है वो बिल्कुल गलत है। नेट ऑप्टिकल रोटेशन होता है इनमें प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिविटीज ऑफ ईच एनोमर। तो जो नेट ऑप्टिकल रोटेशन होता है बेटा वो तुम्हारा इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है, जो सम होता है ऑप्टिकल एक्टिविटीज का इन दोनों एनोमर्स का। ये होता है तुम्हारा आंसर। तो आंसर जो हो जाएगा बेटा फर्स्ट जो होगा राइट आंसर होगा। और आई थिंक नो नो से तुम समझ जाते कि ऑप्टिकल एक्टिविटी तो देखी जाती है, ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया भी था। तो ये तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे बिल्कुल। आंसर जो होगा फर्स्ट विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द टर्म इज मैच्ड करेक्टली। तो तुमसे पूछा गया था कि कौन सा टर्म जो है यहाँ पे करेक्टली मैच करा हुआ है। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, यूज ऑफ डाइज दैट एब्जॉर्ब एंड एमिट लाइट ऑफ द सेम वेवलेंथ। बेटा बिल्कुल ये नहीं हो सकता है। जब हम फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं तो बेसिकली कोई भी अगर लाइट पड़ती है तो जो वेवलेंथ रिलीज होती है, जो एमिट होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। हो सकता है शॉर्ट वेवलेंथ वहां से रिलीज हो। तो जो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी की मैं बात करूंगी तो वहां पे जो एब्जॉर्ब लाइट होगी और जो एमिट होगी वो सेम वेवलेंथ की नहीं होगी। तो आई थिंक इस सेम से तुम समझ जाते कि ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा।
गैस क्रोमेटोग्राफी यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ नॉन वोलेटाइलाइज्ड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। बेटा गैस क्रोमेटोग्राफी है, अगर वोलेटाइल नेचर का नहीं होगा तो तुम एनालाइज किसको करोगे? ऑब्वियसली जब वोलेटाइल कोई भी चीज होती है, जब तुम्हारी जब वेपराइजेबल फॉर्म में आती है तभी वो गैस बनती है, तभी हम गैस क्रोमेटोग्राफी करते हैं। तो अगर नॉन वोलेटाइलाइज्ड होगी तो उसमें कैसे तुम काम करोगे? तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बेसिकली तुमने देखा गया है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, तो दो दो जो क्वेश्चन के आंसर है वो दे रखे हैं। जब ऐसी भी कभी भी कंडीशन आती है, अगर अभी बच्चों ने किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नेक्स्ट बार भी कंडीशन आती है तो इनमें से कोई आंसर लगा के आना है। और इस क्वेश्चन के आंसर जो नॉर्मली अगर गलत भी नहीं होता है ये, तब भी इसके क्वेश्चन के जो नंबर है वो मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तुम चूज कर सकते हो। कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी आई थिंक पता है, यूज ऑफ पिन पॉइंट इल्यूमिनेशन एंड डिटेक्शन अपर्चर। अपर्चर तो ये जो होता है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और तुम्हारा यहाँ पे भी यही दे रखा था, तो आई थिंक तुम कोई सा भी लगा के आते तो ऑप्शन सही होने वाला था, तो सेकंड जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग phytopathogens has a predominantly necrotrophic mode of colonization। तुमसे पूछा गया है कौन सा फाइटोपैथोजन ऐसा है जो प्रीडोमिनेंटली, मतलब इसमें से एक से दो से ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली जो नेक्रोट्रॉफिक मोड ऑफ कोलोनाइजेशन करता है। तो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस जो होता है वो करता है, लेकिन इतना नहीं करेगा, प्रीडोमिनेंटली नहीं होगा। एरिसिफे जो हो गया तुम्हारे फंजाई का पार्ट हो गया है, तो ये भी इतना नहीं करता है। बुक्सीनिया जो हो गया तुम्हारा, ये भी तुम्हारा फंजाई वाला हो गया है, लेकिन ये भी नहीं। जो अर्बीनिया होता है ना, ये जो अर्बीनिया की स्पीशीज है बेटा, ये तुम्हारी इज अ जीनस ऑफ द एंटेरोबैक्टीरियल्स बैक्टीरिया कंटेनिंग मोस्टली प्लांट पैथोजेनिक स्पीशीज। तो जो अर्बीनिया है बेटा, ये है तुम्हारा क्या, नेक्रोट्रॉपिक मोड ऑफ कोलोनाइजेशन को प्रीडोमिनेंटली ये करता है। तो जो आंसर होता सेकंड विल बी राइट वन। तो जिन बच्चों ने भी किया है तो अच्छी बात है, उनका सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग SNRNAs गिविंग बिलो बेस पेयर विद द 5 प्राइम स्प्लाइस साइट ऑफ द प्री mRNA। तुमसे पूछा गया है कि कौन सा एक ऐसा SNRNA है, ठीक है? तुम्हें पता है कि जब हम स्प्लाइसिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे SNRNA होते हैं, जब स्प्लाइसियोसोम की बात करते हैं गिवन बिलो बेस पेयर विद 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। जो 5 प्राइम की जो स्प्लाइस साइट है बेटा, जहाँ पे यहाँ पे क्लीव करने वाले हैं तुम्हें mRNA को, जहाँ पे स्प्लाइसिंग देखने को मिलने वाली है विद द हेल्प ऑफ द स्प्लाइसियोसोम, तो यहाँ पे जो होता है बेटा तुम्हारा कौन होता है, U1 होता है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे। तो U5 तो लास्ट में आता है, U4 भी बाद में आता है, U2 नहीं होता है, U1 जो होता है बिल्कुल सही आंसर होता है। तो U1 जो होता है बेटा 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर जो होगा फर्स्ट विल बी राइट वन। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान में रखना है, तो जो फर्स्ट होगा वो तुम्हारा बिल्कुल सही होगा इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है तुम्हारा कि दैट इज मायोसिन मॉलिक्यूल्स दैट असेंबल इनटू द बाइपोलर फिलामेंट इन द मसल्स आर। देखो जब मैंने तुम्हें मायोसिन मॉलिक्यूल्स कराए थे तो आई थिंक बहुत टाइप के कराए थे, ये फिफ्थ वाला भी कराया था तुम्हें, सेकंड वाला भी कराया था और तुम्हें फर्स्ट वाला भी कराया था। और तुम्हें बताया था कि जो मायोसिन मॉलिक्यूल में जो बिल्कुल कॉमन वाली चीज है बेटा, जो कॉमन है वो कौन सा था, मायोसिन सेकंड था। मायोसिन सेकंड जो है बेटा बहुत कॉमन था। और बाइपोलर फिलामेंट्स की बात करती हूँ मसल्स में, अगर मसल्स की बात करते हैं तो उसमें मायोसिन सेकंड जो है बेटा वो देखने को मिलता है। तो ये बहुत कॉमन था, और ये जब तुमने आई थिंक ये क्लासेस ली होंगी तो तुम्हें पता भी होगा, जब मैंने बताया भी होगा तुम लोगों को कि मायोसिन मॉलिक्यूल दैट असेंबल इनटू द बाइपोलर फिलामेंट इन द मसल्स आर। मायोसिन फर्स्ट नहीं होगा इसका आंसर, फोर्थ नहीं होता है, फिफ्थ नहीं होता है, तो जो आंसर होता है सेकंड विल बी राइट वन। और ये मायोसिन के पार्ट मैंने कराए थे तुम्हें यहाँ पे यूट्यूब पे भी कराए थे, तो आप लोगों को अगर याद होगा तो आई थिंक किसी बच्चे ने किया होगा। तो इसका जो आंसर है बेटा सेकंड विल बी राइट वन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग C3 साइकिल व्हिच वी कॉल्ड केल्विन बेंसन साइकिल इन द क्लोरोप्लास्ट इज इन्वॉल्व्ड इन द स्टार्च बायोसिंथेसिस एंड कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोसोल। देखो नॉर्मली जो था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आई थिंक तुम नहीं लगाते, राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट आई थिंक कोई भी नहीं लगाता रुबिस्को वाला पार्ट, क्योंकि हमें पता था कि अगर C3 साइकिल की बात करें और जो स्टार्च बायोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट होने वाली साइटोसोल में, तो ये तो पॉसिबल था ही नहीं, साइटोसोल में ये वाली बात होती है। या फिर ये तुम अगर सोचते तुम ग्लिसराइल 3 फॉस्फेट सोच सकते थे कि G3 फॉस्फेट जो है नॉर्मली
तुम्हारा उसका फॉर्मेशन होता है और वही रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारे ट्रायोज फॉस्फेट को बनाने के लिए। अब इसमें क्या कर दिया बच्चों ने, आई थिंक ग्लिसराइल 3 फॉस्फेट लगा दिया है, क्योंकि तुम्हारा उन्हें लगा कि स्टार्च का बायोसिंथेसिस तो तुम्हारा ग्लिसराइल 3 फॉस्फेट ही करा रहा है। लेकिन इसमें ये क्या बोल रहे हैं, कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोसोल। तो जिन्होंने ये आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा है उनको ये चीज, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है वो गलत हुआ है, क्योंकि जो साइटोसोल में है ग्लिसराइल 3 फॉस्फेट जो होगा साइटोसोल में नहीं होगा। तो ये जो ट्रायोस फॉस्फेट होता है वो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट से साइटोसोल में जाता है। तो इसकी जो आंसर है बेटा वो फर्स्ट विल बी राइट वन, ग्लिसराइल 3 फॉस्फेट नहीं होगा। तो जो आंसर होगा फर्स्ट विल बी योर राइट वन। और ये जो सारे जो क्वेश्चंस के आंसर है बेटा, तो तुम्हारी आंसर की आई है उसी के हिसाब से है, सो डोंट वरी कि कोई भी चेंजेस नहीं है, जो तुम्हारा आंसर क्या है उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन है। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि जो उनका क्वेश्चन का आंसर है वो ये वाला ना होके ये वाला होना चाहिए था, तो तुम यहाँ पे चैलेंज कर सकते हो। तो जिन बच्चों को भी चैलेंज करना है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कर सकते हो, ठीक है। Which one of the following genomes is most appropriate to determine hybrids in the plants and the new animals? तो तुमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जीनोम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनोम, जो बहुत अप्रोप्रिएट है जब तुम्हें हाइब्रिड्स को डिटरमाइन करना होता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस में जाके जो न्यूक्लियर रीजन होता है, न्यूक्लियर जीनोम होता है, हम वहां से डिटरमाइन करते हैं कि ये प्लांट का हाइब्रिड है या फिर एनिमल्स का हाइब्रिड कैसे फॉर्मेशन हुआ है। क्योंकि न्यूक्लियस में तुम्हें पता है कि अगर जीन का ट्रांसक्रिप्शन देखना है तो हम न्यूक्लियस में जाते हैं, हम कहीं और नहीं जाते, हम सीधा न्यूक्लियस में जाते हैं। तो जो न्यूक्लियर जीनोम होता है वो बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है जब हमें हाइब्रिड्स का पता करना हो। तो माइटोकॉन्ड्रियल नहीं होगा तुम्हारा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट, तो ये पॉसिबल ही नहीं था। तो आंसर जो होगा फर्स्ट विल बी राइट वन, आंसर जो होगा पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ था, और ये जब मैंने क्लासेस कराई थी, जिन बच्चों ने क्लासेस ली उनको बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। चलो देख लेते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द आउटकम ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट। सारे सारे आउटकम जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट के हैं, तुमसे पूछा गया है which one of the following combinations represent all the correct statement, और कौन सा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें बताना था। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन एलिमिनेट द एलीज। तो ये तो बिल्कुल सही है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है एक स्मॉल पॉपुलेशन पे काम करता है, और एक ऐसा तुम्हारा एक कंडीशन हो जाती है जहाँ पे तुम्हारा जो अलीज है वो एलिमिनेट भी हो जाते हैं, वहाँ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो एलिमिनेशन ऑफ अलीज कैन बी सीन इन द जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो दिस इज वेरी ट्रू, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये सही हो जाएगा बेटा तो ये वाला ऑप्शन तो गया, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन बी एसोसिएटेड विद द पॉपुलेशन बोटलनेक। तो तुम्हें पता है कि जब जेनेटिक ड्रिफ्ट की हम बात करते हैं तो ये तुम्हारे पॉपुलेशन बोटलनेक से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। बोटलनेक वही काम करता है जो छोटी सी पॉपुलेशन जो होगी वो कहीं और चली जाएगी, ठीक है। वो कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आएगी बेचारी वो अलग हो जाती है, फिर बाद में सर्वाइवल हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो ये बोटलनेक तो बेटा यहीं से बिलोंग करता था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन बी एसोसिएटेड विद द फाउंडर इफेक्ट। तो ये भी पता है कि जब छोटी पॉपुलेशन की हम बात करते हैं तो हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है बेटा। अभी छोटी जो पॉपुलेशन है बेटा वो कहीं निकल जाएगी, फाउंड कर लेगी कोई न्यू जगह को, और जाने के बाद वहां पे एक फाउंडर इफेक्ट की तरह काम करती है। तो ये भी बिल्कुल सही था, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही था। तो अगर ये दोनों तुम्हारे सही हो गए और बी और डी अगर सही हो गए, तो किसी भी ऑप्शन में तुम्हारा बी और डी नहीं है, इसमें भी नहीं था और इसमें भी नहीं था और इसमें भी नहीं था। तो अगर ये सिंपल चीज पता भी थी तो आंसर जो था थर्ड आ जाना था तुम्हारा। Genital drift is not observed in the population that increase in size once they grow through the bottleneck. तो ये हमने नॉर्मली नहीं देखा है कि नॉर्मली जो पॉपुलेशन होती है बॉटल नेक में देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि नॉट ऑब्जर्व, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो जो आंसर होगा एबीडी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो जिन बच्चों ने एबीडी लगाया है तो वेल डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, इन द इकाइनोडर्म्स द स्पर्म डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय। तो इकाइनोडर्म्स का मैंने बताया था, ये सी अर्चिन वाला मैंने पूरा टॉपिक तुम्हें कराया था। इसमें क्या होता है, जो स्पर्म बेसिकली रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, स्पर्म जो रिलीज हो जाते हैं, अब इनको डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है बेटा, रीसेक्ट जो होता है वो इनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। देखो कैल्शियम यूरिन तो यहाँ पे आना ही नहीं था, इसका यहाँ पे कोई भी रोल नहीं था, मैंने तुम्हें पूरा समझाया था, वहां पे कैल्शियम यूरिन तो कभी मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है ना, तुम्हें EBR1 करा है। आई नो बिंडिन या फिर रिसेक्ट पे तुम जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो बिंडिन होता है बेटा स्पर्म के अंदर होता है, स्पर्म के अंदर होता है जो यहाँ पे बिंडिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
तो ये तो तुम्हारा बेंडिंग का फॉर्मेशन होगा, वो पहले थोड़ा ना हो जाएगा, वो तो बाद में होगा ना, पहले स्पंग को आने दोगे पास में तभी तो बेंडिंग का होगा। पहले उसको डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या चाहिए बेटा, रीसेक्ट चाहिए। यहाँ पे कैल्शियम आयन के चैनल्स ओपन हो जाते हैं, तभी तो तुम्हारा कुछ हो पाता है। तो रीसेक्ट जो होता है एक स्पर्म को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। जो बेंडिन है वो तो स्पर्म में बाद में आता है बेटा, पहले रीसेक्ट आएगा, तो रीसेक्ट जो होगा डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इसका आंसर जो होगा थर्ड विल बी योर राइट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे रखा है तुम्हें कि दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन नहीं होगी। आई थिंक सबको ये पता होना चाहिए। जब हम लेमिनिन की बात करते हैं, जब हम कोलेजन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, जब हम विट्रोनेक्टिन की बात करते हैं, ये तीनों की तीनों जो प्रोटीन है बेटा, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन है, जो नॉर्मली तुम्हारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होते हैं और एक फाइब्रस एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करती हैं। विट्रोनेक्टिन तो तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि इंटेग्रिन से भी इसका कुछ अटैचमेंट होता है। कोलेजन जो फाइबर्स होते हैं वो तुम्हारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ही होते हैं, जहाँ पे तुम्हारा ग्लाइसिन होता है, तुम्हारा प्रोलीन या फिर हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो है देखने को मिलता है। तो कोलेजन तो बहुत इंपॉर्टेंट था। लेमिनिन हो गया बेटा, तुम्हारा फाइब्रोनेक्टिन हो गया, ये सारे सारे तुम्हारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन ही तो हैं। लेकिन अगर मैं केराटिन की बात करती हूँ बेटा, तो केराटिन क्या है, केराटिन है बेटा तुम्हारा इंटरमीडिएट फिलामेंट। और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन का पार्ट नहीं होता है बेटा, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है। और जो केराटिन होते हैं, बेसिक केराटिन हो गया, तुम्हारा एसिडिक केराटिन हो गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट से बिलोंग करते हैं। ये तुम्हारे साइटोस्केलेटन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन नहीं होते हैं। तो जो आंसर होने वाला था ए विल बी राइट वन। तो लेमिनिन तो पॉसिबल था ही नहीं, कोलेजन तो तुम्हारा मैट्रिक्स प्रोटीन होता है, ये विट्रोनेक्टिन भी होता है, लेकिन केराटिन जो होता है बेटा ईसीएम का प्रोटीन नहीं होता है। तो आंसर जो होने वाला था फर्स्ट विल बी राइट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है तुम्हारा। Which of the following statement about R bending of a metaphasic chromosome is false? तो जितनी भी बेंडिंग थी, जैसे जी बेंडिंग हो गया, आर बेंडिंग हो गया, तुम्हारा क्यू बेंडिंग हो गया, ये सारी की सारी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। जिन बच्चों ने भी लगाया होगा, तुमसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होने वाला है। The DNA of the R band generally replicate early during S phase of the cell cycle। तो जो R band होता है, ठीक है, जो DNA जो होते हैं R band के, तो वो S phase ऑफ जो अर्लीस्ट फेज होती है वहां पे ये रेप्लिकेट करते हैं। तो दिस इज वेरी ट्रू, तो ये बिल्कुल सही है। द आर बैंड्स आर द क्यूनाक्रिन नेगेटिव। वाई? क्योंकि बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। तो जो क्यूनाक्रिन नेगेटिव होंगे, क्योंकि क्यूनाक्रिन तो डाई तुम यूज कर रहे हो यहाँ पे, तो आर बेंडिंग में तुम्हारा क्यूनाक्रिन जो आता है बिल्कुल नेगेटिव आता है। तो ये तो बिल्कुल सही होगा, ये बिल्कुल सही होने वाला है। दिस इज असेंशियली फॉर द रिवर्स ऑफ जी बेंडिंग। तो ये बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करती हूँ रिवर्स जी बेंडिंग का होता है, तो जी बेंडिंग जो यूज होती है उसका बिल्कुल जो रिवर्स होता है बेटा वो आर बेंडिंग होता है, ठीक है। और ये क्यूनाक्रिन तो ऑब्वियसली नहीं आएगा ना, तो इसलिए वो नेगेटिव शो करता है इसको। द हीट ट्रीटमेंट प्रेफरेंशियली डीनेचर द जीसी रिच डीएनए टू प्रोड्यूस आर बेंडिंग। नहीं बेटा नॉर्मल हीट ट्रीटमेंट की बात करें तो डीनेचर जो करेंगे जीसी रिच इंग्रेडिएंट को नहीं करते हैं, और वो उससे आर्गेनिक पैटर्न जो है प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये पूरी तरह फॉल्स हो जाएगा। तो जो आंसर होगा तुम्हारा फर्स्ट होगा, क्योंकि तुमसे फॉल्स पूछा गया था। ये तीनों के तीनों नीचे वाले ट्रू हैं, और जो फॉल्स पूछा गया था तो फर्स्ट जो होगा बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। तो आंसर जो होगा फर्स्ट विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा तुम्हें। The UV-induced DNA damage causes advancing replication fork to stall. To avoid a collapse of these stalled replication fork, the cell uses। तो उन्होंने बोला है कि डीएनए का यूवी ने मतलब जो नॉर्मली तुम्हारी लाइट है बेसिकली, उसने एक डीएनए का डैमेज यहाँ पे कॉज कर दिया है, एंड causes advancing replication fork to stall. To avoid collapse of these stalled replication fork, the cell uses। बेटा नॉर्मली तुम्हारा यूवी की बात करी गई है ना। यूवी की बात करी गई तो बेस एक्सीजन रिपेयर तो नहीं हो सकता था, क्योंकि वहां पे यूवी का तो कोई रूल नहीं आता, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता। मिसमैच रिपेयर भी नहीं हुआ, क्योंकि यूपी ने स्टॉल प्रोड्यूस कर दी रेप्लिकेशन फॉर्क में, तो वो तो यहाँ पे नहीं कॉज करेगा। तो वो कौन करता है, लिजाइन बाईपास करता है बेटा। नॉर्मली नॉर्मली तुम जैसे कोई भी अगर डीनेचुरेशन हो जाता है या फिर वहाँ पे डैमेज हो जाता है और तुम बाईपास करते जाते हो, तो उस केस में बेसिकली लिजाइन बाईपास से जो होता है वो देखा जाता है। नॉन होमोलोगस एंजॉइनिंग तो यहाँ पे पॉसिबल था ही नहीं, ये बहुत ऑड ऑप्शन था, तो ये वाला तो होगा ही नहीं। आंसर जो होगा उसका सेकंड वाला
है। Lysine bypass is an important cellular response to unrepaired DNA damage during replication। तो रेप्लिकेशन के टाइम पे जब डैमेज हो जाता है, यूवी ने तुम्हारा डैमेज किया और तुम्हारा क्या होता है, एक सेलुलर रिस्पॉन्स जो होता है अनरिपेयर्ड डीएनए का, वो देखने को मिलता है, उसे लिजाइन बाईपास बोलते हैं। और एक तुम्हारा रेप्लिकेशन फोर्क में स्टिक स्टॉल वाला जो कोलेप्स जो बेसिकली वो फॉर्मेशन हो जाता है कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लिजाइन को बाईपास कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो होगा सेकंड विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, which one of the following represents the largest outflux of the nitrogen from the atmospheric reserve। तो नॉर्मली तुमसे पूछा गया है कि कहाँ से नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा आउटफ्लक्स देखा जाता है एटमॉस्फेरिक रिजर्वॉयर में। ठीक है, फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक रिजर्वॉयर कुछ कहाँ पे तुम्हारा लार्जेस्ट आउटफ्लक्स देखा था नाइट्रोजन का। फिक्सेशन बाय द हेबर्स प्रोसेस फॉर द फर्टिलाइज्ड एक्शन। तो जो हेबर प्रोसेस है बेटा, वो तुम्हारा होता है अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए, लेकिन इतना भी नहीं है कि तुम्हारा आउटफ्लक्स कर दे नाइट्रोजन का एटमॉस्फेरिक फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक रिजर्वॉयर। तो एटमॉस्फेरिक रिजर्वॉयर से हेबर्स प्रोसेस का इतना लेना देना नहीं होता है। नॉर्मली तुम्हारे जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है वहां पे इसका रोल होता है। तो एटमॉस्फेरिक रिजर्वॉयर से तुम्हारा इसका कोई आउटफ्लक्स नहीं होगा। फिक्सेशन ऑन द अकाउंट ऑफ द फॉसिल फ्यूल बर्निंग, तो रोज तो तुम फॉसिल फ्यूल बर्निंग नहीं करते हो, और अगर तुम ज्यादा अमाउंट पे भी करते हो तो इतना तुम्हारा एटमॉस्फेरिक रिजर्वॉयर से तुम्हारा नहीं आ पाएगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। लार्जेस्ट पूछा गया है, इन सब में होता है, लेकिन लार्जेस्ट जो होता है वो तुम्हारा नाइट्रोजन फिक्सेशन ड्यू टू लाइटनिंग नहीं। लाइटनिंग के ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं बेटा, तो उसमें बहुत ज्यादा आउटफ्लक्स आता है नाइट्रोजन का फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक रिजर्वॉयर। तो तुम्हारा जो आंसर था इसका फर्स्ट विल बी राइट वन। तो इन तीनों का यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो ये तीनों गलत थे, तो आंसर जो होता तुम्हारा फर्स्ट तुम्हारा बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है तुम लोगों को, which one of the following is not produced by the alpha amylase digestion of ingested amylopectin। तो तुमसे पूछा गया है कि जो अल्फा अमाइलेज का डाइजेशन होता है, अमाइलोपेक्टिन को हमने डाइजेस्ट किया है। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन को अगर डाइजेस्ट करते हो और अल्फा अमाइलेज उसमें एंजाइम यूज होती है, तो बेटा वहां पे माल्टोज का फॉर्मेशन हो सकता है, माल्टोट्रायल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, अल्फा लिमिट टेक्सटिल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। बेसिकली जो तुम्हारी आइसोमोरिक फॉर्म्स हैं ग्लूकोज के, उनका फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है जब हम अमाइलोपेक्टिन का इंजेक्शन करते हैं और उसका डाइजेशन कराते हैं। तो आई नो बहुत ऑड है ये चीज, लेकिन आंसर जो है तुम्हारा ए वाला है। तो ध्यान में रखना है कि जो किसी बच्चे ने अगर सही किया है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनका भी अगर गलत हुआ है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, the common cuckoo, a parasitic bird, lay eggs in the nest of other bird species। तुम्हें पता है जो कॉमन कुकू होती है वो एक पैरासिटिक बर्ड होती है। वो क्या करती है, दूसरे बर्ड की स्पीशीज में जाती है, जो भी बर्ड और होती हैं उनके वहां पे अपना जो एग्स है उनको ले करके आ जाती हैं। जैसे ही उनके जो कुकू के जो एग है वो हैच कर जाते हैं, वो क्या करती हैं, उन चिक को सोप्स एंड नेक्स्ट नेस्ट ओनर एग आउट ऑफ दिस नेस्ट, और दूसरे वाले जो बेचारा जिसके यहाँ पे वो रखी गई थी उसके दूसरे वाले की एग्स को वहां से हटा देती है, उसको चिक को वहां से रिमूव कर देती है कि तुम जाओ यहाँ से, अब मेरी बच्चे यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये बेसिकली जो कुकू के अंदर आता है बेटा, ये हैबिचुएशन नहीं है, उसको किसी ने सिखाया नहीं है, उसको ये आदत नहीं पड़ी है, तो हैबिचुएशन नहीं होता है बेटा। इम्प्रिंटिंग उसने स्टार्टिंग में देखा नहीं है, क्योंकि जब वो पैदा हुई थी तब तो उसके अंदर इम्प्रिंट नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना तब तक डेवलपमेंट नहीं होता है, तो इम्प्रिंटिंग नहीं होती है। ओपरेंट कंडीशनिंग बेसिकली जहाँ पे तुम बार बार मतलब उस कंडीशन को अप्लाई कर रहे हो उसके बाद ये चीजें आ रही है, तो ये भी नहीं होता है। तो बेसिकली जो कुकू के अंदर आता है इनेट बिहेवियर होता है, जो ऑलरेडी उसके अंदर एक इंस्टॉल्ड होता है। जब वो पैदा होती है तो उसका इंस्टॉल ऑलरेडी हो चुका होता है, तो एक इनेट बिहेवियर होता है कि उसको उसके पहले से ही पता होता है कि मुझे ये करना ही करना है, मुझे किसी और के नेस्ट में अपने एग को देना है, अपने अगर मैं अपने एग ले करूंगी तो उसके बाद उस चिक को वहां से हटा दूंगी। तो ये जो होता है उसके अंदर इनेट बिहेवियर होता है, हैबिचुएशन नहीं होता है, इम्प्रिंटिंग भी नहीं होता है। तो इसका आंसर जो दिया हुआ है थर्ड विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक किसी बच्चे ने पूछा भी था मुझे, लेकिन उस टाइम पे मैं समझ नहीं पाई थी क्योंकि फिगर वगैरह नहीं दिखा था। तो इसमें देखा है माइक्रोराइजल फंजाई आर एसोसिएटेड विद लार्ज वैरायटी ऑफ द प्लांट स्पीशीज। तो इसमें दे रखा है कि जो माइक्रोराइजा फंजाई है बेटा, वो तुम्हारी बहुत सारी जो प्लांट स्पीशीज हैं, बहुत सारी लार्ज वेराइटीज में उनके साथ एसोसिएट रहती है। The diagram below shows a cost benefit curve from the individual plant with or without the mycorrhizal fungi। इसमें जो तुम्हारे डायग्राम है उसमें दे रखा है कि जो कॉस्ट बेनिफिट कर्व दे रखा है,
ये जो प्लांट साइज होगा, सॉइल का न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो प्लांट जब माइक्रोराइजा के साथ में प्रेजेंट है तो क्या है, और जब वो एसोसिएटेड नहीं है तो क्या वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। Now, which one of the following options best describe the association between the plant and the mycorrhiza when soil nutrient concentration are so high? तब दे रखा है जब तुम्हारा सोलर कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन होगा बहुत ज्यादा यहाँ पे हाई देखने को मिला था। अब कमेंसलिस में क्या होता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है, एक जीरो इफेक्ट होता है। ठीक है, ये तुम्हें आई थिंक पता होगा। जब तुम्हारा प्लांट माइक्रोराइजल फंजाई के साथ में था, ठीक है, तब तो उसका प्रोडक्शन कम हो रहा था, तब उसका प्लांट साइज बहुत छोटा था। लेकिन जब वो उसके बिना हो रहा था बेटा, ठीक है, जब उसके बिना हो रहा था तब उस पे इम्पैक्ट तो पड़ा है ऑब्वियसली। जब उसके साथ में था तो नीचे है तुम्हारा, ऊपर गया है तो तुम्हारा ज्यादा हो चुका है, तो मतलब इसमें इफेक्ट तो तुम्हारा पड़ा है। नेगेटिव और पॉजिटिव वाला इम्पैक्ट तो देखने को यहाँ पे मिला है, तो कमेंसलिज्म तो नहीं हो सकता, जीरो वाला कंडीशन देखने को मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कंपटीशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो जब भी कंपटीशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो होता है बेटा नेगेटिव और नेगेटिव। जब हम नेगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं कि दोनों को नुकसान होगा, एक को नहीं होगा, दोनों को नुकसान होगा। तो जब प्लांट तुम्हारा माइक्रोराइजा के साथ में था, ठीक है, तब उसको नुकसान सा हो रहा था क्योंकि प्लांट का साइज इतना बड़ा नहीं हो पा रहा था। लेकिन अगर प्लांट विदाउट माइक्रोराइजा था, थोड़ा इंक्रीज हुआ इसका, ठीक है, थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। दैट मीन कॉम्पिटिशन तो नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव तो नहीं हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है, वो डिक्रीज नहीं हुआ है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। म्यूचुअलिज्म तो पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लांट विद माइक्रोराइजा फंजाई के बाद में वो प्लांट साइज जो है बेटा उसका कम हो रहा है, उसका कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम ना हुई हो, तो म्यूचुअलिज्म तो नहीं होगा, इतना साथ में तो नहीं जी रहे हैं ये लोग, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखने को मिल रहा है पैरासिटिज्म प्लस और नेगेटिव का जो इम्पैक्ट है बेटा वो देखने को मिल रहा है कि जब वो था तब तो वो बिल्कुल इतना सा ग्रो कर रहा था, लेकिन जब वो नहीं था तो खुल के ग्रो कर रहा था, थोड़ा जो ग्रोथ है उसका इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जबकि पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है जब वो उसके साथ में नहीं होता है। तो मतलब जो माइक्रोराइजा है, जो प्लांट के साथ एक एसोसिएशन जो कर रहा है, वो तुम्हारा क्या कर रहा है, एक पैरासिटिज्म की तरह काम कर रहा है, एक पैरासिटिक की तरह काम कर रहा है, और उसके ग्रोथ को, उसके प्लांट साइज को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो जो उसका आंसर होगा बेटा फर्स्ट जो दे रखा है वो तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये जो आंसर है फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक 20 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करा दिए तुम लोगों को, जो बी सेक्शन से रिलेट कर रहे थे, और जितने भी जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस वो भी मैं यहाँ पे करा दूंगी, और सी सेक्शन के क्वेश्चंस भी करा दूंगी। तो जिन बच्चों ने भी की चेक कर लिया, आई थिंक उनके लिए बहुत बेटर है, और उनको थोड़ा बहुत भी किसी बच्चे को सीखना है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। If an early cleavage stage wild-type Drosophila embryo is injected with a bicod mRNA at the posterior pole, then ये जब तुम एग्जाम देने जा रहे थे ना, मैंने उसी से एक दिन पहले तुम्हें ये क्वेश्चंस कराए थे। आई थिंक जिन बच्चों ने वो क्वेश्चंस करे होंगे तो उनको ये क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। ये उसी दिन बेटा, उससे पहले मैंने एक दिन पहले कराए थे वाले क्वेश्चन। इफ एन अर्ली क्लीवेज स्टेज वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला एम्ब्रियो इज इंजेक्टेड विद अ बाइकोड एमआरएनए, तो इसमें बोला गया है कि तुम्हारा ड्रोसोफिला का वाइल्ड टाइप स्टेजेस है बेटा, ये हो गया तुम्हारा हेड, ये हो गया तुम्हारा थॉरेक्स, ये हो गया एब्डोमेन। तो हेड और थॉरेक्स को जो बनाता है बेटा वो बाइकोइड बनाता है, ठीक है, ये जो बनाता है तुम्हारा बाइकोइड बनाता है, जबकि इसको जो बनाता है बेटा नैनोज या फिर कॉर्डल साथ में मिलकर यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे हंचबैक भी आता है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि if an early cleavage embryo is wild type Drosophila embryo is injected with a bicoid mRNA at the posterior pole, तो ये जो पोस्टर पोल था बेटा, ये वाला जो हमारा पोल था, इसमें क्या करा इन्होंने कि बाइकॉट को यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब बाइकॉट को इंजेक्ट कर दिया है, दैट मीन्स नॉर्मली तुम्हारा क्या बनने वाला था, यहाँ पे सिर्फ एक हेड बनता है ये वाला, लेकिन जब तुम पोस्टर साइड में तुम इसको बाइकॉट को डाल देते हो तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे भी तुम्हारा हेड थोरेक्स और एब्डोमेन तो बनने वाला था, लेकिन बाइकॉट को तुम यहाँ पे डालते हो तो एक हेड रीजन यहाँ पे और फॉर्म हो जाता है, एक हेड थोरेक्स रीजन एक और फॉर्म हो जाता है, तो मतलब यहाँ पे दो हेड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट भी था और बहुत इजी भी था, जिन बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट पता था वो इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो देखो यहाँ पे दे रखा है हेड स्ट्रक्चर्स डेवलप एट द पोस्टीरियर पोल एंड व्हाइल द सेम इज इनहिबिटेड एट द एंटीरियर। इनिबिशन कहीं नहीं होगा, बिना कोई यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई काम नहीं चल रहा है कि इनिबिशन होगा, वो तो तुम बाइकॉट को तुम कहीं भी डाल दो वो वहाँ पे डेवलप कर देगा, तो इनिबिशन वाला तो ये बिल्कुल गलत हो जाता। हेड स्ट्रक्चर आर नॉट फॉर्म एट द पोस्टीरियर पोल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोस्टीरियर मॉर्फोजेंस। नहीं बेटा, माना कि पोस्टीरियर मॉर्फोजेन वहाँ प्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर तुम बाइकॉट का मॉर्फोजेन डालोगे तो बेसिकली क्या होता है
जो मॉर्फोजन होता है बेटा वो ग्रेडियंट पे काम करता है। सो जिसके कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करता है, तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन तुम जहाँ पे ज्यादा कर दोगे तो वो वहां पे फॉर्म हो जाएगा। और जो नॉर्मली तुम्हारे कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और कोई और तुम्हारा मॉर्फोजन वहां पे चीजों को करना स्टार्ट कर देता है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वहां पे वो चीजें डिटरमाइन कर दी जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारा पोस्चर मॉर्फोजन ज्यादा होगा, नहीं, वो तुम बाइकोट डाल रहे हो बेटा। अब डाल रहे हो तो तुम इतना तो नहीं डालोगे कुछ बने ना वहाँ पे, ऑब्वियसली तुम अच्छा खासा डाल रहे हो, तभी तुम्हारा क्या होगा, एक हेड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। डुप्लीकेशन ऑफ यूजुअल पोस्टर स्ट्रक्चर, भाई पोस्टर स्ट्रक्चर क्यों बनेगा, जब मैं बाइकआउट डाल रही हूँ तो इंटीरियर बनेगा ना, क्योंकि इंटीरियर को बना रहा है तो पोस्टर क्यों बनाएगा वो, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हेड स्ट्रक्चर्स फॉर्म एट द बोथ पोल्स, तो ये जो आंसर हो जाएगा सेकंड, जिन बच्चों ने लगाया उनका बिल्कुल सही है ये आंसर। फर्स्ट वाला बिल्कुल गलत होगा, थर्ड वाला बिल्कुल गलत होगा, और तुम्हारा फोर्थ वाला भी यहाँ पे बिल्कुल गलत होने वाला था। तो जिन्होंने ये वाला क्वेश्चन लगाया है तो उनका वो वाला सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इज नॉट अ प्रोटीन और अ पेप्टाइड, तो कौन सा इसमें बोला गया है जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो प्रोटीन नहीं है और पेप्टाइड नहीं है। सो बेसिकली तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं और जितने भी तुम्हारे हार्मोन्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो पेप्टाइड नेचर के होते हैं। इससे तुम्हारा एरिथ्रोपोइटिन हो गया, ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन हो गया, ये तुम्हारा प्रोटीन और पेप्टाइड से मिलकर बना हुआ है। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स है बेटा, अगर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स हैं तो ये तुम्हारे प्रोटीन से बने होते हैं, पेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा तो ये वाला भी नहीं होगा। ग्रेनुलोसाइलस कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो CSF होते हैं बेटा, ये भी तुम्हारे प्रोटीन और पेप्टाइड नेचर के होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। बेसिकली जो एपिनेफ्रिन होता है बेटा, ये अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। अमाइनो एसिड कौन सा यूज होता है, टायरोसिन बेसिकली जो यहाँ पे यूज होता है। तो एपिनेफ्रिन जो होगा बेसा, सॉरी बेटा, तो यहाँ पे जो एपिनेफ्रिन होगा वो अमाइनो एसिड से होगा, प्रोटीन या पेप्टाइड का नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा मॉलिक्यूल होता है और उसमें टायरोसिन के जो रिंग है वो यूज होती है, तो एक अमाइनो एसिड नेचर का होता है, ये तुम्हारा प्रोटीन या पेप्टाइड नेचर का नहीं होगा। तो आंसर जो होगा फोर्थ विल बी राइट वन। तो ये भी गलत और ये भी गलत और ये भी गलत, तो आंसर जो होगा तुम्हारा फोर्थ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर कभी ऐसे क्वेश्चन फ्यूचर में आते हैं तो ध्यान में रखना है। तो ये मैंने तुम्हें बी सेक्शन के जो क्वेश्चन है बेटा वो करा दिए हैं, तो मैं आई थिंक 21 क्वेश्चन है तुम्हारे बी सेक्शन के, और तुम्हारे बी पार्ट के जितने भी क्वेश्चन रह गए वो नेक्स्ट पार्ट में मैं करा दूंगी। तुम्हारा पार्ट सी के मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है काफी। और जिन बच्चों ने भी मेरे आंसर की चेक नहीं करी है तो एक बार आप आंसर की चेक कर लेना, तो देख लेना कि तुम्हारा कहाँ पे मार्क्स कितने बन रहे हैं, प्रॉपरली तुम्हारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 50% एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है तुम्हारे नेट क्लियर करने के लिए, और इससे अगर ज्यादा मार्क्स आते हैं जैसे 52% या फिर 53% ऐसे कुछ आते हैं तो तुम्हारा JRF यहाँ पे बनने के चांसेस हैं। तो 50% तक एटलीस्ट नेट के लिए चाहिए चाहिए, तुम इतना लगा के चलो। और मतलब अगर तुम्हारे 100 मार्क्स के अराउंड आता है, 100 या फिर 105 अराउंड के आता है, तो ये तुम्हारा नेट जा सकता है। और 115 से लेकर 120 तक तुम्हारा JRF जा सकता है इस बार, क्योंकि जो पेपर है इतना भी जितना तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा था उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन उतना इजी भी नहीं है, क्योंकि काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर बी पार्ट में देखा जाए तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो बेसिक क्वेश्चन भी काफी टफ है, क्योंकि जो बच्चों के लिए आई थिंक वो चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इजी नहीं है ना तुम्हारा, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ये तुम्हारा मॉडरेट पेपर है, ठीक है, मॉडरेट पेपर है जहाँ पे बच्चों से गलतियां होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर इजी होता है तो तुम्हारा कट ऑफ बहुत हाई जाता है, डिफिकल्ट होता है तो आई थिंक बच्चे बहुत अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। लेकिन ये मॉडरेट है और यहाँ पे कंफ्यूजन के पूरे चांसेस थे कंफ्यूजन के पूरे चांसेस थे। तो बी सेक्शन से हो सकता है बच्चों की नेगेटिव मार्किंग बहुत अच्छा दे तुम लोगों ने करा हो, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे बी सेक्शन में बहुत जाते हैं और ये बहुत कंफ्यूजिंग था थोड़ा बहुत यहाँ पे क्वेश्चन जो थे। तो मे बी बच्चों का यहाँ पे नेगेटिव गया हो, लेकिन अगर सी सेक्शन उन्होंने अच्छा करा है और ए सेक्शन अच्छा करा है तो अभी भी चांसेस हैं। तो एक बार वो वाली आंसर की चेक कर लेना जिन बच्चों ने भी नहीं करी है, क्योंकि अभी भी चांसेस है कि तुम निकल के आ सकते हो वहां से। तो ये लगा के चलो कि 100 से 105 तक एटलीस्ट नेट का जा सकते हैं, क्योंकि मॉडरेट पेपर है। अगर मॉडरेट पेपर है तो तुम्हारा 105 108 ऐसा नेट के लिए जाएगा, और 115 से 125 तक तुम्हारा JRF का जा सकता है, तो इतना तुम्हारा कट ऑफ जा सकता है। फिलहाल 50% तो एटलीस्ट तुम सोच के रखो नेट वालों का, और 120 अराउंड तुम मार्क्स सोच के रखो JRF का, एटलीस्ट इतना इतना, मतलब ये बहुत मैं मिनिमम वाला बता रही हूँ। अगर आगे जाएगा तो पता नहीं, लेकिन मुझे जैसा पेपर लग रहा है कि मॉडरेट टाइप का है ना, वो अगर इजी होता है बेटा तो तुम्हारा कट ऑफ हाई जाता है और तुम्हें कंफ्यूजन भी कम होता है। लेकिन यहाँ पे बी सेक्शन को देख के लग रहा है कि चीजें इतनी भी इजी नहीं थी और इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, तो मॉडरेट पेपर था। आई होप सब लोग का अच्छा हुआ हो, और मुझे एक बार अपना ये रिस्पॉन्स बता देना कि तुम लोगों को कैसा पेपर हुआ है।
और आंसर की अगर चेक कर लिए हैं तो कितने परसेंट तुम्हारे बन रहे हैं। तो आई थिंक कल जो क्लास होगी तुम्हारी 10:30 वाली, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, तो उसमें प्लीज कोशिश करना सारे के सारे बच्चे आ जाओ तुम लोग, और आने के बाद मुझे एक बार बता देना कि तुम लोग के कितने कितने बन रहे हैं। आई नो बहुत लोगों को आज शेयर करने का मन नहीं होता है, आई नो, बट लेकिन अगर कोशिश कर सकते हो कि कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई भी ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाए कि डीमोटिवेट हो जाए कि मैम अब कुछ होगा कि नहीं होगा। तो अगर कोई भी किसी भी काइंड ऑफ किसी भी चीज के रिलेटेड प्रॉब्लम है, यू कैन जस्ट शेयर विद मी, और आई होप मैं तुम्हें सॉल्यूशन दूंगी उस चीज का। तो अगर तुम्हें यहाँ पे अगर अच्छे मार्क्स नहीं बन रहे हैं तो कोई भी जरूरत नहीं है परेशान होने की। नेक्स्ट सीएसआई के लिए प्रिपेयर करो, लाइफ में बहुत चीजें हैं करने के लिए। सीएसआईआर है, आईसीएमआर, जेआरएफ है, तुम्हारा गेट आ रहा है भी एग्जाम, तो अगर तुम्हारा ये क्लियर नहीं हो तो गेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना, हो सकता है वहां से क्लियर हो जाए। तो वहां से तुम आईआईटी से पीएचडी करोगे तो बेटा और बड़ी बात हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो अगर एक गेट तुम्हारा बंद होगा ना, तो तुम्हारे बहुत सारे जो गेट होंगे वो ओपन हो जाएंगे। पर लेकिन तुम्हें पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी, चाहे तुम परसेंटेज तुम्हारा 0 आता है या फिर तुम्हारा 100% जाता है, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड उस पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से कैसा होता है वो डिसाइड करता है कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। तुम्हें भी पता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं बहुत बार फेल होते हैं, और सबने फेलियर देखे हैं लाइफ में। कोई इतना नहीं है कि उसने जो चीज करी हो लाइफ में वो हमेशा ही सक्सेस पाएगा, नहीं। बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, उसके बाद ही तुम कहीं चल पाते हो आगे। तो फेलियर को अपने लाइफ में एक एक अच्छे वे में एक्सेप्ट किया करो कि चलो कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम कहीं और ट्राई करूंगी। हो सकता है कुछ और अच्छा लिखा होगा, मैंने अच्छे से पढ़ाई करी है, मास्टर्स अच्छे से कंप्लीट करी है, तो ऑब्वियसली एवी तो नहीं करी है, तो आगे काफी अच्छा कुछ चीजें मिलेंगी। तो तुम्हें अब नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तुम जब कल 10:30 वाली क्लास होगी जो तुम्हारी यूट्यूब पे होती है, अनअकैडमी सीएसआई नेट वाले चैनल पे, तो आप एक बार वहाँ पे ज्वाइन करना, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं एक बार मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है? चलो फिर कल मिलते हैं। तो अगर आपको और भी फ्री क्लासेस लेनी है तो आप अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे कुमकुम गौतम सर्च करना है और फॉलो कर लेना है। तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो जिन बच्चों ने भी आगे पढ़ाई करनी है सीएसआई के लिए तो वो अभी से प्लीज स्टार्ट करना। ऐसा ना हो कि तुम अभी दुख में बैठे रहो। ये होता है ना किसी किसी बच्चे का कि वो दुख में बैठा हुआ है कि नहीं मेरा नहीं हुआ, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। लेकिन फिर थर्ड मंथ होता है, तीसरा आता है, फिर उसके बाद फोर्थ लास्ट मंथ आता है, फिर उनको होता है कि नहीं नहीं अभी तो प्रिपेयर करना चाहिए। फिर कुछ नहीं होगा, फिर से तुम्हारे साथ वही चीज होगी। तो अगर तुम्हें सीएसआई के लिए प्रिपेयर करना है बेटा तो अभी से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बाद में करना है, अभी से करना पड़ेगा, तभी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी, ठीक है? चलो, अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ तुम लोगों को प्लस का। तो जिन बच्चों ने भी प्लस की क्लासेस लेनी है बेटा आप ले सकते हो, यहाँ पे आपको बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे पढ़ाया जाता है। आपका जो पूरा कोर्स है बेटा वो कंप्लीट कराया जाएगा। नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कराई जाती है, कोई सेशन होते हैं, आपके टेस्ट सीरीज यहाँ पे चलती रहती हैं, डाउट सेशंस होते हैं, तो आपको जो भी डाउट होता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से वहाँ पे कवर कर लिया जाता है। जितने भी आपके सीएसआई यूजीसी नेट के एजुकेटर्स प्रेजेंट हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप समझो कि किसी टीचर की नहीं प्रोवाइड की जाएंगी, सारे टॉप एजुकेटर से लेके जो अभी भी नए आए हैं आपको सबकी प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो नॉर्मली डेली बेसिस पे तुम्हारी 15 प्लस लाइव क्लासेस होती हैं, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो अगर आपको प्लस कोर्सेज ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप 6 मंथ्स का ले सकते हैं, 12 मंथ्स का ले सकते हैं, 24 मंथ्स का ले सकते हैं। तो जो भी बच्चे आगे वाले सीएसआई के लिए अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं बेटा 6, 12 या फिर 24 मंथ्स वाला अभी से चूज कर लेना कि आप कौन सा प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको किस में अच्छे से पढ़ाई करनी है। 12 मंथ्स का अबाउट 11,550 जाता है आपका अमाउंट, और उसके बाद आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा। वो जो रेफरल कोड है बेटा वो है कुमकुम 10 KUM10 आपको अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ मिल जाता है, और अबाउट 10,395 रुपीज आपको देन पे करने होते हैं। सो कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन आपको पेमेंट करना होता है तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, ईएमआई के थ्रू कर सकते हो, यूपीआई हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। तो आप जैसे चाहे यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाता है। आपको सिर्फ ये जो अमाउंट है बेटा इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो 10,395 रुपीज आपको पे करने हैं। तो आप ये 866 रुपीज आई थिंक पर मंथ पड़ता है, तो आप ऐसा ही कुछ पड़ेगा, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, तो आपको इतना अमाउंट पड़ेगा। तो अनअकैडमी पे अगर कोई भी नया बच्चा अगर स्पेशल क्लासेस लेना चाहता है बेटा,
जो तुम्हारी बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस होती हैं, तो आपको सिर्फ कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है। केयूएम 10 कोड अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस यहाँ पे देखने को मिलेंगी, अगर स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करनी है। अगर आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है, दैट मीन्स आपको प्लस क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ मिल जाता है। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी सीएसआर यूजीसी नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाते हैं। और अगर किसी भी बच्चे को प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में डालना। मैं आपसे वहाँ पे मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर दूंगी। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप अनअकैडमी ऐप पे मुझे जो मैसेज होते हैं टीचर्स के करने के लिए, आप वहाँ पे मुझे मैसेज करना। अगर कोई भी इशू आता है रिलेटेड प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और यूट्यूब पे तो हमारी क्लास होती है बेटा, तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं करी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, और आगे वाली वीडियोस मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी, सो डोंट वरी।